एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई, एनसीईआरटी, आरबीएसई कक्षा 6 सब्जेक्ट हिंदी मल्हार के पाठ 2 गोल का संपूर्ण व्याख्या। साथ ही हम देखेंगे इस पाठ का सारांश और कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए भी इस चैप्टर को देखेंगे। पाठ व्याख्या देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ प्रारंभ से एंड तक आप पाठ की संपूर्ण व्याख्या जो मैं आपको बताऊंगी वो देखिएगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर जिसमें जो कहा गया है, इस चैप्टर के थ्रू क्या कहा गया है वो समझ आ जाए, ताकि आप अच्छे से समझ करके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन, अपने आगामी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस चैप्टर कक्षा 6 गोल पाठ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये चैप्टर दिया गया है जिसमें जो लेखक हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद। आप गोल चैप्टर से ही समझ जाइए। देखिए इसका नाम क्या है, गोल। गोल कहाँ पर होता है? गोल होता है हॉकी में। तो यहाँ पर उसी से रिलेट देखिए उनको कितना प्यारा था हॉकी, कि उन्होंने जो अपना जो कथा लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम ही गोल दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। इनका जो संपूर्ण जो जीवन रहा है उसी के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है। तो सभी जो ये हैं, देखिए लेखक इस चैप्टर के जो कि है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स की। सबसे पहले हम इस चैप्टर की व्याख्या देख लेते हैं। तो पैराग्राफ वाइज मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है संपूर्ण जो व्याख्या है इस चैप्टर की। तो देखिए यहाँ तक का हम पैराग्राफ लेते हैं, बात करेंगे अभी यहाँ पर आए हुए सभी शब्दार्थ की। नोक झोंक अर्थात चुभने वाली बात, छेड़छाड़, वाद विवाद जो होता है, झड़प होती है, उसको कहा जाता है। स्टिक छड़ी या लकड़ी को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसके थ्रू क्या बताया गया है हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए व्याख्या कुछ इस तरह से है। मेजर ध्यानचंद जी 1933 के एक मैच का जिक्र करते हुए कहते हैं कि खेल के मैदान में थोड़ी धक्का मुक्की, वाद विवाद की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यह सब खेल का एक हिस्सा ही है। अपने खेल के दौर के बारे में मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि यह सब धक्का मुक्की और वाद विवाद की घटनाएं उनके दौर में भी चलती थी। सन 1933 में मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच जब मुकाबला हो रहा था, तब माइनर्स टीम के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। इससे एक खिलाड़ी इतने में गुस्से में आ गया और उसने हॉकी स्टिक मेजर ध्यानचंद के सिर पर मार दी, जिसके कारण मेजर ध्यानचंद को इतनी चोट लगी कि उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया था। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर देखिए इस जो पैराग्राफ जो हमने अगला जो सारांश लिया है इस चैप्टर का, उसका देखिए व्याख्या देखेंगे, जिसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ भी देख लेते हैं साथ के साथ, जो कि है झटपट अर्थात अति शीघ्र, फटाफट से, तुरंत ही, बहुत जल्दी, तेजी से। पीठ थपथपाना अर्थात प्रशंसा या तारीफ करना। शर्मिंदा अर्थात लज्जित, शर्मसार, शर्माया हुआ। लगन किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना, कि वो लगन से पढ़ाई कर रहा है, पूरी ध्यान दत्तचित होकर उस चीज़ को करना। साधना एकाग्र, तप और कठिन परिश्रम को कहा जाता है। तो व्याख्या कुछ इस तरह से है कि कुछ समय बाद मेजर ध्यानचंद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचे। मैदान में पहुंचते उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा जिसने उन्हें हॉकी की छड़ी से मारा था, और उन्होंने उससे कहा कि वह चिंता न करे, उसने उन्हें जो मारा है वह उसका बदला जरूर लेंगे। मेजर ध्यानचंद के इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, क्योंकि जो बुरा करता है उसे हर पल यही लगा रहता है कि उसके साथ भी कुछ अब बुरा होने वाला है। वह खिलाड़ी अब हर समय मेजर ध्यानचंद को ही देखता रहता कि मेजर ध्यानचंद कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद ने उस मैच में एक के बाद एक तुरंत ही 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने फिर उस खिलाड़ी की प्रशंसा की और उससे कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। उन्होंने तो अपना बदला तुरंत ही 6 गोल करके ले लिया है। अगर वह उन्हें हॉकी नहीं मारता तो शायद वे उस टीम को 2 ही गोल से हराते।
यह सुनकर वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ। यहाँ हमने मेजर ध्यानचंद के बदला लेने के अनोखे ढंग को देखा। देखिए, मेजर ध्यानचंद मानते हैं कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मेजर ध्यानचंद जहाँ भी जाते थे, बच्चे व बूढ़े उन्हें घेर लेते थे और उनसे उनकी सफलता का रहस्य जानना चाहते थे। मेजर ध्यानचंद के अनुसार उनके पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो था नहीं, इसलिए वे हर किसी से यही कहते थे कि किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना, कठिन परिश्रम करना और खेल को खेल भावना से खेलना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। इसी के लिए आज हम उनका चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे वो काफ़ी अपर रहे थे, ऊंचे लेवल के रहे थे। यानी वो किसी को भी हर्ट नहीं करते थे, चाहे वो कोई सामने वाला उन्हें हर्ट कर रहा है, वो उसका जवाब अपने खेल से देते थे। तो यही इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी सीख यहाँ पर दे रहा है। अब उनके जन्म के बारे में यहाँ पर वो बता रहे हैं इन पैराग्राफ्स के थ्रू। तो देखिए ये इनका पिक है। भारतीय हॉकी टीम ने जब 1936 की बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी, यहाँ पर उन्हें स्वर्ण पदक से जीत हासिल हुई थी। तो ये पूरी जो टीम है उनकी ये थी। तो देखिए यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में आए हुए सबसे पहले शब्दार्थ की बात करेंगे। छावनी अर्थात सैनिकों या पुलिस का जो निवास स्थान हुआ करता था, उसे बोलते हैं। नौसिखिया नया नया सीखने वाला या नया नया सीखा हुआ। तरक्की अर्थात उन्नति। व्याख्या कुछ इस तरह से होगी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण से परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में उनका परिवार झांसी आकर बस गए। 16 की उम्र में मेजर ध्यानचंद फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। तो साधारण सिपाही थे वो एक। उनकी रेजिमेंट का पहले से ही हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, क्योंकि वहाँ से खेला करते थे लोग। परंतु उस समय मेजर ध्यानचंद के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार हुआ करते थे मेजर तिवारी। वे ही बार बार मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए कहते रहते थे। देखिए, आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो कभी भी आ सकता है। तो ये बात उनकी 16 साल की उम्र की है, जब उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पर उन्हें मिला एक सूबेदार जिनका नाम था मेजर तिवारी, जिन्होंने उसको प्रोत्साहित किया हॉकी खेलने के लिए। वे ही बार बार मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए कहते रहते थे। उनकी छावनी में, जो सैनिक छावनी हुआ करती थी, छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी भी जब वो फ्री होते थे तब वो खेलने पहुंच जाते थे और हॉकी का अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय तक मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जो नया नया हॉकी खेलना सीख रहे थे। जैसे जैसे उनके खेल अच्छा होता गया, वैसे वैसे खेल में उनको जो है उन्नति भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मेजर ध्यानचंद सेना में लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेजर ध्यानचंद की हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मेजर ध्यानचंद इस पर कहते हैं कि हॉकी का जादूगर कहने का मतलब ये नहीं था कि सारे गोल वही कर रहे हैं, बल्कि उनकी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि वे गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दें, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। उनकी इसी खेल भावना के कारण उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद की टीम को स्वर्ण पदक मिला था। खेलते समय मेजर ध्यानचंद हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। वो सभी खिलाड़ियों को लेकर चलते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खुद ही गोल कर रहे थे, वो खुद गोल के पास में जाकर के अपनी गेंद किसी दूसरे खिलाड़ी को भी दे देते थे कि वो गोल करे और उसको भी श्रेय मिले। वो खुद से नहीं करते थे। ठीक है, जैसा कि आजकल होता जा रहा है, वो ऐसे नहीं थे, स्वार्थी नहीं थे। इन सभी खूबियों के कारण वे एक महान खिलाड़ी माने जाते हैं, तभी हम आज उन्हें याद करते हैं इतना। तो ये था संपूर्ण चैप्टर। इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो हम देखते हैं कि इस पाठ का निष्कर्ष क्या है। गोल चैप्टर का इस पाठ का नाम है गोल। पढ़कर मन में कुछ गोल वस्तु के नाम या चित्र उभरते हैं, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, जैसा कि आपको चैप्टर के शुरू में ही दिया गया है ये। तो इसका निष्कर्ष ये गोल चंद्रमा इत्यादि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उस गोल को करने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में है। यह पाठ उनकी संस्मरण का एक भाग मात्र है। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका एक संस्मरण है, संक्षिप्त सार है। इस लेख में पाठ सार व्याख्या दिए गए हैं। यह लेख विद्यार्थियों को पाठ को अच्छे से समझने में सहायता देगा और विद्यार्थी अपनी परीक्षा के लिए इस लेख की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ पर निकाला है, जिसे आप पढ़ करके इसे
अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। अब बात करेंगे देखिए लेखक परिचय की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लेखक हैं इसके मेजर मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर ही दिया जाता है। देखिए उन्होंने क्या क्या हासिल किया है अपनी लाइफ में। तो यही उनकी अचीवमेंट है, यही उनकी जो अ, अच्छी भावना थी उनके मन में, उसका ये उनको लाभ मिला है कि वो आज भी ना रहते हुए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी पिक्स देखते हैं, उनकी हॉकी के मैचेस को देखा जाता है। तो ये इनका परिचय था। अब बात करेंगे देखिए, कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को, गोल चैप्टर को आप सारांश में लिखें या पॉइंट वाइज लिखें, या आपको इससे क्या सीख मिलती है। गोल पर अगर आपको निबंध लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद का परिचय सबसे पहले लिखेंगे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग, अब जो इलाहाबाद बन गया है, प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता है, में हुआ था। वे हॉकी के महान खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी में योगदान की बात करें तो मेजर ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया, जो कि उस समय काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था भारत के लिए। उन्होंने अपनी शानदार हॉकी कौशल से दुनिया भर में नाम कमाया। खेल भावना क्या थी, तो देखिए मेजर ध्यानचंद की खेल भावना अद्वितीय थी। वे अक्सर खुद गोल करने की बजाय अपने साथियों को पास देते थे ताकि टीम को जीत मिल सके, यानी खुद की जीत नहीं हासिल करना चाहते थे वो साथियों को भी मौका देते थे ताकि पूरी टीम की जीत कही जा सके। एक मैच के दौरान जब उन्हें चोट लगी तो वे मैदान से बाहर चले गए, लेकिन वे पट्टी बांधकर वापस लौटे और गोल किए, जिससे उनकी दृढ़ता दिखाई देती है इस गेम के प्रति। ठीक है, वो चाहते तो आराम भी कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने पट्टी बांधकर तुरंत खेलना स्टार्ट कर दिया था और गोल किए और जीते। ठीक है, तो इससे उनकी खेल भावना का पता चलता है। प्रशिक्षण और शुरुआती जो जीवन है उसकी बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद ने अपनी हॉकी की ट्रेनिंग 6th ब्राह्मण रेजिमेंट से की। वे सीनियर खिलाड़ियों से सीखते थे और रात में भी प्रैक्टिस करते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हॉकी के महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। अब सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की है, जो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उन्हें खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पूरे देश में सम्मानित किया गया। अब इससे सीख क्या मिलती है कि मेजर ध्यानचंद से हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन काल से। तो मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और लगन, खेल भावना से किसी भी क्षेत्र में महानता हासिल की जा सकती है। उन्होंने हमेशा टीम की जीत को प्राथमिकता दी और खेल को सेवा की तरह माना। कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि वो 100 रन बनाने के चक्कर में पूरी टीम को ही ले डूबे, नहीं, वो पूरी टीम को भी जिताते थे, खुद भी जीतते थे। ठीक है, इसी के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो वो टीम को प्राथमिकता देते थे, ना कि खुद को। इस तरह से ये पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर देखा इस संपूर्ण पाठ का सारांश। अब देखिए बात करेंगे, आपको कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि गोल चैप्टर का सार लिखिए। तो आप सार क्या लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे, जैसे संक्षिप्त में सार है ये। पाठ का आरंभ खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की सामान्य घटनाओं के वर्णन से होता है। मेजर ध्यानचंद 1933 के एक मैच की घटना का जिक्र करते हैं जिसमें वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे और उनका मुकाबला स्पेस एंड माइंस टीम से था। वो कह रहे कि आज ही ऐसा नहीं होता है, धक्का मुक्की और ये नोकझोंक जो होती है हमारे ज़माने में भी होती थी। वो 1933 में जो एक मैच की घटना का जिक्र कर रहे हैं वो इसमें बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। मैच के दौरान एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर दिया, जिससे उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। पट्टी बांधकर वापस लौटने के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी को आश्वस्त किया कि वह बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने बदला हिंसा से नहीं बल्कि शानदार खेल के द्वारा लिया और 6-1 से हराया उनको। उन्होंने 6 गोल करके मैच जीता। अंत में उस खिलाड़ी को समझाया कि खेल में गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बाद ध्यानचंद अपने जीवन की शुरुआत और हॉकी में उनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी इसके बारे में बताते हैं। इनका जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ। बाद में उनका परिवार जो है झांसी में बस गया था।
16 की उम्र में वह ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। वहाँ उनके सूबेदार ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए मेजर तिवारी जिनका नाम है, हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था उन्होंने। धीरे धीरे ध्यानचंद के खेल में निखार आया और उन्हें 1936 के बर्लिन ओलंपिक में टीम का कैप्टन बनाया गया। उनके खेल कौशल से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जब भी स्टिक हाथ में लेते थे तो तुरंत गोल होता था। उनकी अगर पास बॉल आ गई है या उन्होंने ले ली है तो उनके पास से फिर बॉल कहीं नहीं जा सकती, वो जब तक ना चाहे खुद से। तो बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता और ध्यानचंद का मानना था कि जीत पूरे देश की होती है, न सिर्फ एक व्यक्ति की, इसलिए इन्हें महान माना जाता है। आज भी हम याद किए जाते हैं, आज भी हमें याद आते हैं और हम याद करते हैं उन्हें इस बात के कारण। ठीक है, तो ये था संपूर्ण संक्षिप्त में इस चैप्टर का सारांश। अब बात करेंगे, देखिए हमने चैप्टर के साथ साथ जो व्याख्या देखी थी उसमें कठिन शब्दों की बात की थी, कठिन शब्दों के अर्थ देखे थे, बट और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कठिन शब्दार्थ है वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सयाना अर्थात होशियार, शताब्दी अर्थात 100 साल का समय, फ्रील अर्थात झालर, चलन अर्थात प्रचलन में, केस्टर ऑयल अरंडी का ऑयल को कहा जाता है, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल कहा जाता है, खुराक निश्चित मात्रा, खुराक यानी 5 ml लेनी है या 10 ml लेनी है यानी निश्चित मात्रा, मितली अर्थात उल्टियाँ, मुंह में पानी भर आना अर्थात लालच आना, निरा अर्थात केवल, कमतर कम अच्छा, खींचना क्रुद्ध होना, सुभिते अर्थात सुविधाजनक। तो ये थे कठिन शब्दार्थ और ये था संपूर्ण चैप्टर जहाँ पर हमने देखा कठिन शब्दों के अर्थ, संक्षिप्त में सारांश, इस चैप्टर के नोट्स इम्पॉर्टेंट सारांश के रूप में, और इस चैप्टर के लेखक परिचय के साथ साथ इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या के साथ निष्कर्ष। तो सभी जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर लिखित में आपको बताया है, कोई भी मुँह ज़बानी नहीं बताया है। जो भी मैंने समझाया है वो संपूर्ण आपको लिखित में भी दिया गया है ताकि आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार आपको पढ़ने से याद हो जाएगा। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इस चैप्टर के नोट्स भी इजीली आप बना पाएंगे। तो ये था चैप्टर 2 गोल, पार्ट 2 गोल, जिसमें हमने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर इस चैप्टर के पार्ट 2 गोल के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।